आज मैं मार्केट गया और 2 किलोग्राम का एक आटा का पैकेट खरीदा और साथ ही साथ 500 मिलीलीटर का एक दूध का पैकेट खरीदा। तो यहाँ पर ये जो किलोग्राम है और ये जो मिलीलीटर है, इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम जो मेज़र करके चीज़ें खरीदते हैं उस मेज़रमेंट का यूनिट कहा जाता है। अगर यूनिट का प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब मेज़र करने के लिए यूनिट को यूज़ किया जाता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये क्या है? एक वेल डिफाइंड, पहले से ऑलरेडी डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए इसका मतलब को समझते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम का मास है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर किलोग्राम जो है ये यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसमें जो मास है, पहले से कुछ लोगों ने, एक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि इसमें जितना मास होगा उस मास को 1 किलोग्राम नाम दिया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 किलोग्राम कोई एक बहुत ख़ास क्वांटिटी है। ये यूनिवर्स 1 किलोग्राम को कोई स्पेशल तरीके से ट्रीट करता है और 1.5 किलोग्राम को अलग तरीके से ट्रीट करता है, या फिर 0.9 किलोग्राम को अलग तरीके से ट्रीट करता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने, एक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि इसमें जितना मास है, जितना भी मास है, उसे 1 किलोग्राम नाम दिया जाए। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम का एक यूनिट बना। हम जब बाकी चीज़ें मेज़र करते हैं तो इसी के साथ कंपेयर करते हुए उसका मास को मेज़र करते हैं। सिमिलरली एक सर्टन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ये नाम दिया गया कि ये 1 लीटर है। यहाँ भी मैं वही चीज़ बताऊंगा, 1 लीटर ऐसा कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है कि यूनिवर्स इसे कोई स्पेशल तरीके से ट्रीट करेगा और 1.1 लीटर को अलग तरीके से ट्रीट करेगा। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, बस इतने अमाउंट को मान लिया गया, चलिए इसे यूनिट मानते हैं और आज से ये 1 लीटर हुआ। वैसे अगर इन डेप्थ देखा जाए तो ये लीटर जो है समहाउ ये सेंटीमीटर, मीटर यहीं से आया हुआ है। ये तो बाद में कभी आप सीखेंगे कैसे ये आया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है इसे 1 लीटर कहा गया। सिमिलरली एक सर्टन लेंथ को 1 सेंटीमीटर नाम दिया गया। तो ये जो यूनिट है, यहाँ पर ये किलोग्राम एक यूनिट है, मास का यूनिट है। ये लीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है। ये सेंटीमीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं ये वेल डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अगर लेंथ की बात करें तो इतना अमाउंट ऑफ लेंथ जो है इसे 1 सेंटीमीटर नाम दिया गया। इसमें जितना मास है इतने अमाउंट ऑफ मास जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारे क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इतना अमाउंट ऑफ मास, इसे 1 किलोग्राम कहा गया। वो 1 किलोग्राम एक यूनिट है। अब मेजरमेंट जो है इसे भी हम यूनिट से भी डिफाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या है? नापना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी वो कितना अमाउंट में है उसे नापना, इसी प्रोसेस को मेजरमेंट कहा जाता है। अब मेजरमेंट को हम यूनिट के हिसाब से भी एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एन एट्रीब्यूट। क्वांटिफाइंग मतलब उसके साथ वैल्यू एसोसिएट करना। हम कहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव है या बहुत कम मैसिव है, तो यहाँ पर हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कोई 100 किलोग्राम का है और कोई 5 किलोग्राम का है, तो यहाँ पर हम उसे क्वांटिफाई कर रहे हैं, मतलब उसके साथ एक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली कितना है वो हम पता कर रहे हैं, तो इसे क्वांटिफाइंग कहा जाता है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। मास जैसे एक प्रॉपर्टी है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, टाइम एक प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टीज़ है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, उन प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिफाई करने का प्रोसेस है मेजरमेंट। अब किस तरह से हम क्वांटिफाई करते हैं? हम यूनिट के साथ कंपेयर करते हुए उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसके लिए आप इस फिगर को देखें। यहां पर हमने 2 किलोग्राम आटा खरीदा था। तो ये जो 2 किलोग्राम है, ये जो मास का यूनिट है 1 किलोग्राम, उसका 2 पार्ट आप ले। जैसे कि यहाँ पर 1 किलोग्राम है और यहाँ पर एक और किलोग्राम है, तो 2 1 किलोग्राम मिलके जितना मास हुआ वो इस मास के बराबर है, इस आटे के मास के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक नोन या स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, मास का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसे हम यूनिट कहते हैं, 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है
जिसे हम यूनिट भी कह सकते हैं, उसके साथ हम इसके मास को कंपेयर कर रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि इसका जो मास है वो इस वाले 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड मास है उसका दुगुना है, इसीलिए हम इसे 2 किलोग्राम कहते हैं। सिमिलरली अगर इस लेंथ को देखें, फॉर एग्जांपल ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर एक रूलर लगा दे तो देखिए 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि एक प्री डिफाइंड लेंथ जिसे हम यूनिट कह सकते हैं, एक प्री डिफाइंड लेंथ जिसे हमने सेंटीमीटर नाम दिया, उसका 5 टाइम्स है ये लेंथ। ये जो लेंथ है ये लेंथ 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के 5 टाइम्स है। दैट्स वाई हम कहेंगे ये 5 इंटू 1 सेंटीमीटर दैट इज 5 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पर जो मेज़र कर रहे हैं, इस 5 सेंटीमीटर को जो मेज़र कर रहे हैं, हम किस तरह से मेज़र कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखें, हम इसे क्वान्टिफाई कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसमें किस तरह से वैल्यू असाइन कर रहे हैं? जो नोन यूनिट है, जो नोन यूनिट है उसके साथ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। नोन यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो उस सेंटीमीटर के साथ हम इस लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि ये जो है 5 टाइम्स है, ये जो लंबा सा लाइन सेगमेंट है ये 5 टाइम्स है इस स्टैंडर्ड लेंथ के, तो हम इसे 5 सेंटीमीटर नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम कहें 2 लीटर का पानी का बॉटल है, तो ये क्या बता रहा है हमें कि जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, 1 लीटर का जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उसका दुगना इसका वॉल्यूम है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, एक आदमी इस कार को धकेल रहा है और लेट्स से ये 200 न्यूटन का फोर्स इसमें अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या बताएगा हमें कि जो स्टैंडर्ड जो फोर्स का यूनिट है जिसे कि न्यूटन कहा जाता है, 1 न्यूटन होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो ये सब आप आगे के चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल तो जान लें, न्यूटन जो है ये फोर्स का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये 200 न्यूटन ये बता रहा है कि वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका 200 गुना 200 टाइम्स फोर्स यहाँ पर लग रहा है। लेकिन यहां पर आप गौर करें, क्या आपने गौर किया कि लीटर को इन शॉर्ट हमने L से रिप्रेजेंट किया, न्यूटन को इन शॉर्ट हमने N से रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहां पर देखिए ये लोअर केस लेटर है और यहां पर N जो है अपर केस लेटर में है। ऐसा क्यों है? चलिए, इसके लिए हमें जानना होगा जो यूनिट्स हम लिखते हैं उन्हें लिखने का रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला रूल जो है कि अगर मान ले कोई भी यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम से पड़ा, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और वर्क या एनर्जी का यूनिट जूल होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। अगर इस तरह से किसी भी यूनिट का नाम पड़ा हो किसी साइंटिस्ट के नाम से और उसे हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखें न्यूटन की जगह N लिख रहे हैं, जूल की जगह J लिख रहे हैं, पास्कल की जगह PA लिख रहे हैं, केल्विन की जगह K लिख रहे हैं, अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं, इन शॉर्ट लिखते हैं, एब्रिविएट करके लिखते हैं, तो फिर उस केस में अगर वो साइंटिस्ट के नाम से आया हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट के नाम से आया हुआ है, तो हमें उसे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। अगर न्यूटन को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 न्यूटन या 5 न्यूटन, तो 5 स्मॉल लेटर N नहीं लिखेंगे बल्कि 5 के बाद हम कैपिटल लेटर N लिखेंगे। शॉर्ट हैंड में लिखने से हमें इसे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल 50 जूल की बात अगर की जाए और हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख रहे हैं, सिर्फ J लिखेंगे, तो इसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना होगा, क्योंकि जूल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। सिमिलरली न्यूटन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो फिर उसका पहला लेटर जो है इन शॉर्ट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर न्यूटन पूरा लिखेंगे तो ये N जो है ये हमें स्मॉल लेटर में लिखना होगा। सिमिलरली अगर मान लें 100 जूल, तो J अगर हम सिर्फ J लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर हम पूरा लिखते हैं जूल तो फिर ये J जो है ये स्मॉल लेटर में होगा। तो ये तो साइंटिस्ट के नाम से अगर नाम पड़ेगा तो उस केस में हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर मान ले कोई भी यूनिट है जो कि किसी साइंटिस्ट या किसी इंसान के नाम से नहीं आया है, तो फिर हमें क्या करना होता है, जब शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी हम लिखेंगे, जैसे कि मीटर को शॉर्ट हैंड में हम सिर्फ M लिखते हैं, सेकंड को S लिखते हैं, ग्राम को G लिखते हैं, तो ऐसे केसेस में हम इसे कैपिटलाइज्ड नहीं करते हैं बल्कि इसे लोअर केस में ही रख देते हैं। तो न्यूटन के लिए हम कैपिटल N यूज़ करेंगे, लेकिन मीटर के लिए हम स्मॉल
लेटर m यूज़ करेंगे। सिमिलरली जूल के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, लेकिन सेकंड के लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। पास्कल के लिए p कैपिटल होगा, लेकिन अगर ग्राम लिखें तो g स्मॉल लेटर में होगा। सिमिलरली किलोग्राम भी दोनों स्मॉल लेटर में होगा, क्योंकि ये सारी जो यूनिट्स है ये किसी भी साइंटिस्ट के नाम से नहीं आया हुआ, किसी इंसान के नाम से नहीं है, इसीलिए इसे एब्रीविएट करने के बाद भी इसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता। ये सब साइंटिस्ट के नाम से आया हुआ है, इसीलिए जब हम एब्रीविएट करके लिखेंगे तो हमें कैपिटल लेटर में लिखना होगा। मैं रिपीट कर दूं, कैपिटल लेटर में तब लिखेंगे जब हम इसे एब्रीविएट करेंगे। पूरा लिखेंगे तो हमें स्मॉल लेटर से ही शुरू करना होगा, इस तरह से हमें उसे लिखना होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मान ले कोई भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल 500 मीटर्स, तो यहाँ पर हम जब इसे इस तरह से शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखेंगे तो इसे प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि 500 मीटर्स को m के बाद इस मीटर्स के s के जो s है उसे हम यहाँ पर अपेंड नहीं करते हैं, ये दूसरा ही मतलब निकाल के दे देता है, इसीलिए हम इसे अपेंड नहीं करते हैं बल्कि 500 m लिखते हैं, m फॉर मीटर। सो यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर पे ध्यान नहीं देना है। सो हम ऐसा नहीं लिखेंगे 500 मीटर्स के कारण यहाँ पर s हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अप्लाई कर देंगे तो ये s जो है ये सेकंड को रिप्रेजेंट करने लगेगा, क्योंकि स्मॉल लेटर s जो है ये सेकंड का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। अब देखिए अगला जो रूल है ये कि जब कोई कंपाउंड यूनिट होगा, जैसे कि टॉर्क, किसी भी बॉडी को अगर आप घुमाएंगे, जैसे कि किसी भी बॉडी को अगर आपको मोशन देना है तो उसमें फोर्स अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर उसे रोटेट करना हो तो फोर्स स्पेशल तरीके से अप्लाई करना होता है जिससे कि वहाँ पर टॉर्क बनता है। ये तो आगे आप पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली क्या है। सो टॉर्क का जो यूनिट होता है, टॉर्क होता है फोर्स कितना लगा और दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। बस मैं सिंपल तौर पे ये बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो फोर्स है वो आता है टॉर्क के यूनिट में, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर वो भी आता है। तो ये एक कंपाउंड यूनिट हो गया। तो ऐसे केसेस में हमें इस तरह से इसे लिखना होता है कि एक यूनिट हमने लिख दिया, उसके बाद एक छोटा सा गैप दे सकते हैं आप और दूसरा यूनिट आप लिखें, या फिर एक यूनिट लिखें फिर एक डॉट लगाएं फिर दूसरा यूनिट लिखें। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इम्पल्स की यूनिट में न्यूटन भी आता है, सेकंड भी आता है। आप कह सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड, वो यूनिट ऑफ इम्पल्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप न्यूटन उसके बाद एक गैप फिर सेकंड, या फिर न्यूटन उसके बाद आप डॉट लगा दें फिर सेकंड लिखें। इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। अब छठा जो है इसे आप रूल कहना गलत होगा हमारे लिए, हम इसे रूल नहीं कहेंगे बल्कि ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर मान लें कि एक ऐसा यूनिट है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पावर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये न्यूमरेटर में ही रहे। मतलब यहाँ से ये जो हम डिवीजन का साइन है इसे हटा भी हम सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि किलोग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम इंटू ये मीटर का क्यूब जो है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। सो नॉर्मली आप रिप्रेजेंटेशन यूनिट्स का इस तरह का, अगर डिनोमिनेटर में कोई पार्ट रहे उस यूनिट का, तो जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन में वो मिलेगा। तो इसका मतलब जो है एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ जो है ये डिनोमिनेटर में है और ये वो जो पावर है वो नेगेटिव हो चुका है। चूँकि हमने डिनोमिनेटर से उसे न्यूमरेटर में भेजा इसीलिए वो यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 किलोग्राम का आटा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आटा, इसका मास जो है 2 किलोग्राम का है। अब मान लें मैं एक बर्थडे पेस्ट्री खरीदने गया हूँ, आप इसे बर्थडे केक भी कह सकते हैं। मैं उसे खरीदने गया हूँ। आप देखेंगे बेकरीज़ में अब भी मास के लिए किलोग्राम की जगह पे पाउंड चलता है हमारे देश में जो बेकरीज़ हैं, जबकि हमारे देश में बाकी चीज़ें जो है वो इस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, वो किलोग्राम यूज़ करता है। आप चावल खरीदने जाएं, दाल खरीदने जाएं, सब्ज़ी खरीदने जाएं, कोई भी सामान खरीदने जाएं तो हम किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन बेकरीज़ अब भी पाउंड में पड़ा हुआ है। तो बेकरी से आप पेस्ट्री खरीदने जाएं तो वो पाउंड के हिसाब से वो पेस्ट्री बेचता है या केक बेचता है। तो ये पाउंड जो है ये भी मास का ही यूनिट है। जैसे किलोग्राम मास का यूनिट है, ग्राम मास का यूनिट है, ये पाउंड भी मास का यूनिट है, जो कि नॉर्मली आज भी यूज़ होता है, इंग्लैंड में यूज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज़ होता है।
तो वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम अब भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इंडियन बेकरीज़ में, अब ये सिस्टम अब भी बचा हुआ है। तो देखिए जो मेज़रमेंट है, यूनिट्स है, ये यूनिट्स का अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे कि किलोग्राम एक यूनिट का एक सिस्टम का पार्ट है, उसी तरह से पाउंड जो है एक दूसरे सिस्टम का पार्ट है। इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स हैं यूनिट्स का। उसमें से एक है FPS सिस्टम, जो कि यूज़ होता है इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसी तरह से CGS सिस्टम है, उसी तरह से MKS सिस्टम है, उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें FPS सिस्टम क्या है, तो FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है, लेंथ को फुट में मेज़र किया जाता है। फुट आप जानते हैं क्या है, 12 इंच में एक फुट होता है। जब हम किसी भी लेंथ को फुट, इंच, माइल इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप समझ जाइए वो FPS सिस्टम में हम इसे मेज़र कर रहे हैं। और साथ ही साथ टाइम को इस सिस्टम में सेकंड में मेज़र किया जाता है। CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मास को ग्राम में मेज़र किया जाता है, और फिर लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। MKS सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। और ये जो SI है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, दरअसल ये IS ना हो के SI इसीलिए है क्योंकि ये फ्रेंच नाम से आया हुआ है। फ्रेंच में ये जो सिस्टम है, सिस्टम पहले आता है, इंटरनेशनल बाद में आता है, इसीलिए SI। तो ये जो SI है, ये जो सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है, ये MKS सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उसी को इम्प्रोवाइज्ड किया गया और एक्सटेंड किया गया, और ये MKS सिस्टम का ही मॉडर्न वर्जन है SI सिस्टम। तो इस SI सिस्टम में, या इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे कहना चाहिए, इस इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया। देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? एक तो लेंथ है, दूसरा मास है, फिर टाइम है, फिर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। चलिए ये सब क्या है अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझने से आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब कितना अमाउंट, अगर जब गैसेस को या कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है उसे मेज़र करने के लिए ये मोल का यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। और 2 सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ है, एंगल और सॉलिड एंगल, इसे भी वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप देखें जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वहाँ पर लेंथ के लिए मीटर को यूज़ किया जाता है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। केल्विन एक ऐसा स्केल है जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सेंटीग्रेड स्केल है या फिर फ़ारेनहाइट स्केल है, उसका ज़ीरो हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं बताता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा केल्विन के बारे में आपको बता दूँ। केल्विन इज़ द मोस्ट साइंटिफिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन का ज़ीरो, अगर कोई टेम्परेचर 0 केल्विन बता रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि उसमें बिल्कुल भी हीट नहीं है, वो प्रॉपर 0 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि साइंटिफिक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम है, उसमें टेम्परेचर के लिए यूनिट के तौर पे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं लिया जाता है, बल्कि केल्विन लिया जाता है। उसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट है ये कैंडला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। एंगल को रेडियन में मेज़र किया जाता है। नॉर्मली हम एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं। एक फुल रोटेशन 360 डिग्री का होता है, हाफ रोटेशन 180 डिग्री का होता है। हम नॉर्मली डिग्री यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रेडियन में इसे मेज़र करना होगा, वो तो आगे की बात है। और सॉलिड एंगल फिलहाल के लिए छोड़ दे, सॉलिड एंगल एग्जैक्टली क्या है। एक 2 डायमेंशनल एंगल को मेज़र करने के लिए रेडियन होता है, 3 डायमेंशनल एंगल को मेज़र करने के लिए सॉलिड एंगल होता है। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग सिस्टम है यूनिट्स का, FPS, CGS, MKS, SI, इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स हैं यूनिट्स का। तो अगर मान ले कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन FPS सिस्टम में है, मान ले कि कोई कहता है कि मेरा हाइट जो है ये 5 फीट 10 इंच है, कोई अगर कहता है, तो ये 5 फीट 10 इंच सेंटीमीटर में कितना होगा, ये आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि बहुत सारे जगह पे इंच और फीट सिस्टम चलता है, और बहुत सारा जगह पे सेंटीमीटर सिस्टम चलता है। आप फॉर्म भरेंगे तो देखेंगे वहाँ पर सेंटीमीटर में आपकी लंबाई जो है ये पूछा जाता है बहुत सारे फॉर्म्स में। तो वहाँ पर ये हम इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे कि फुट से हम सेंटीमीटर में या मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम आगे के वीडियोज़ में अब यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे।
अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने जो भी अभी तक सीखा उसमें हमने कितना प्रोग्रेस किया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सेकंड का यूनिट के तौर पे सेकंड का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सेकंड को अगर हम पूरा लिखेंगे तो हमें फर्स्ट लेटर जो है ये स्मॉल रखना होगा। ये किसी साइंटिस्ट के नाम से भी अगर हो तो भी हमें यही फॉलो करना होता है। अगर हम पूरा लिखते हैं तो फिर फर्स्ट लेटर को स्मॉल लिखना पड़ता है। तो ये सेकंड का सही रिप्रेजेंटेशन है। ये सेकंड का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं, एब्रिविएट करके लिखते हैं, तो भी इसे हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम से या किसी इंसान के नाम से नहीं आया हुआ है। तो ऐसे केसेस में एब्रिविएट करने से भी हमें इसे स्मॉल लेटर में ही रखना होता है। तो ये गलत जवाब है। 1 और 3 इसका सही ऑप्शन है। सेकेंड वन देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा न्यूटन एज यूनिट, न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है, न्यूटन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम पूरा लिखते हैं तो हमें पता है हमें स्मॉल लेटर से शुरू करना होता है। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब पूरा लिखते हैं तो कैपिटलाइज नहीं करते हैं फर्स्ट लेटर को। तीसरा ऑप्शन देखें, स्मॉल लेटर एन। चूँकि न्यूटन जो है किसी साइंटिस्ट का नाम है तो वहाँ से लिया गया है इस यूनिट को, तो हम इसे स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। हमें इसे कैपिटलाइज करके लिखना होगा, अपर केस में लिखना होगा जब हम इसे एब्रिविएट करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का यूनिट है एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम में स्पीड का कौन सा यूनिट है। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंशन है, एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। अब एमकेएस सिस्टम को अगर देखें, एम फॉर मीटर, मीटर से आया हुआ है एम, और ये के जो है ये किलोग्राम का के है, और ये एस जो है ये सेकंड का एस है। सो यहीं से ये एक्सटेंड हुआ है और इंटरनेशनल सिस्टम बना है। तो अब इसको देखते हुए आप यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन एसआई सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में ये स्पीड का यूनिट होगा। देखिए यहाँ पर है फुट पर सेकंड, नहीं होगा ये, क्योंकि ये एफपीएस सिस्टम का पार्ट होगा। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, वेल तो अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर लेंथ को किलोमीटर नहीं मीटर में मेज़र किया जाता है। तो एसआई में भी लेंथ को मीटर में ही मेज़र किया जाएगा, क्योंकि एमकेएस का ही एक्सटेंशन है एसआई। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी किलोमीटर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर आपको यहाँ पर दिख रहा, लेंथ का यूनिट मीटर, और सेकेंड टाइम का यूनिट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे कि आप जूल भी कह सकते हैं। यही जूल है। जूल को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो हमें ऐसा लिखना होगा। सो यही जूल है, लेकिन अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है और आपसे पूछा गया कि ये जो एनर्जी का यूनिट है ये किस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है, तो आप गौर करें यहाँ पर कि ये किलोग्राम है, किलोग्राम, किलोग्राम, और यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेकंड है। तो एमकेएस सिस्टम को अगर आप गौर करें तो एमकेएस सिस्टम में ये एम मीटर के लिए है, के किलोग्राम के लिए है, और ये एस जो है टाइम के लिए, सेकंड के लिए है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसे यूनिट को देखते हुए ही हम कह सकते हैं कि ये एमकेएस सिस्टम है। और चूंकि एसआई उसी का एक्सटेंशन है तो एसआई भी जो लेंथ है उसके लिए मीटर यूज़ करता है, और जो मास है उसके लिए किलोग्राम यूज़ करता है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करता है। तो ये एसआई सिस्टम में भी या इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये एनर्जी का यूनिट है। सिमिलरली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ये जो है ये फोर्स का यूनिट है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ये कौन सा सिस्टम में ये फोर्स का यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर ग्राम है, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, और यहाँ पर सेकंड है। सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी, और यहाँ पर सेकंड का एस। तो ये जो है ये सीजीएस सिस्टम में है। तो यहाँ पर ये हो गया सही ऑप्शन, सीजीएस सिस्टम। अब देखिए अगर मान ले कहा गया कि 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, इतना एक फोर्स बताया गया, इतना फोर्स। अगर आपको इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जो कि होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ये कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। और ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड जो है यही न्यूटन है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड 1 न्यूटन होता है। तो ये जो है इतना 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ये कितना न्यूटन के बराबर होगा या कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के बराबर होगा। ये अगर इस तरह का सवाल रहे तो आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्जन पर बात करेंगे।
हम देखेंगे कि किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।